everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम स्टार्ट करेंगे MCO 3 की यूनिट 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च. इससे पहले ऑलरेडी मैं यूनिट 5 डिस्कस कर चुकी हूँ. मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि सबसे पहले हम यूनिट 5 डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो भी आपके ब्लॉक 1 की लेफ्ट ओवर यूनिट्स हैं उनको हम कवर करेंगे. ठीक है. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. बहुत से स्टूडेंट मुझे मैसेज करके कह रहे थे कि मैम आपने जो भी अभी तक यूनिट्स डिस्कस करी हैं उनके लिए एक प्लेलिस्ट बना दीजिए. तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट फॉर्म कर दी है. ठीक है. इंडिविजुअली हर एक यूनिट की भी, और आपके MCO 1 में अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, टोटल हमने 4 यूनिट्स डिस्कस की हैं, उनको मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है. ठीक है. ताकि आप लोगों को एक ही जगह सारी वीडियोस मिल जाएं. और बात रही जहां पर आपकी MCO 3 की, तो इसके लिए भी मैं प्लेलिस्ट फॉर्म कर दूंगी. ठीक. तो ऑलरेडी हम MCO 3 की यूनिट 5 दैट इज आपकी मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स, इस चैप्टर को पूरा डिस्कस कर चुके हैं. ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है. अगर आप में से किसी ने नहीं देखी इनकी वीडियोस को, उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा. उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर मैं आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी. साथ ही मैंने PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी है. तो जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस रिसर्च के बारे में. ठीक है. देखिए, जो वर्ड हमारा है बिजनेस रिसर्च, ये दो वर्ड से बना है, बिजनेस एंड रिसर्च. बिजनेस आप सभी लोग को पता है. रिसर्च का मतलब क्या होता है? देखो, रिसर्च में भी दो टर्म्स यहाँ पे हैं, री प्लस सर्च. री का मतलब क्या होता है? रिपीट, दोबारा. ठीक. और सर्च का मतलब क्या है कि जहां पर हम कोई चीज को ढूंढने की कोशिश करें, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग. ठीक है. तो रिसर्च का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी तक है उससे हम नई नॉलेज, नई इंफॉर्मेशन किस तरीके से गैदर कर सकते हैं, वही होती है हमारी रिसर्च. देखिए, सर्च और रिसर्च में बहुत फर्क होता है. सर्च का सिंपल मतलब होता है कि आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग. लेकिन रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसमें से आप क्या नया निकाल रहे हैं, आप उसमें से क्या चीज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली में होती है आपकी रिसर्च. वहीं बात करें अगर हम सर्च की, तो वो कोई सिस्टमैटिक वे में नहीं होती है, लेकिन रिसर्च आपकी एक सिस्टमैटिक वे में की जाती है. ठीक है. So the Random House Dictionary of English Language defines the term research as a diligent and systematic inquiry or investigation into a subject in order to discover or revise facts, theories and एप्लीकेशन. रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, जहां पर जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास सब्जेक्ट है, या तो उससे रिलेटेड कोई नई डिस्कवरीज करते हैं, जो थ्योरीज है नई फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, उनमें रिविजन करने की कोशिश करते हैं, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं. ये होती है हमारी रिसर्च. ठीक है. अब रिसर्च को हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगी ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए. ठीक. अब देखिए, आप सभी लोग को पता है कि इंडिया में इस टाइम पे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, राइट. 18+ के ऊपर जितने भी आपके लोग रहते हैं इंडिया में, उन सबको वैक्सीन यहाँ पे लगवानी है, इस टाइम बोला गया है. ठीक है. तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर रिसर्च करना चाहते हैं कि जो 45+ पीपल हैं हमारे, ठीक है, वो कितने लोग हैं ऐसे जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, इसके ऊपर हम कोई रिसर्च करते हैं. ठीक है. मान लेते हैं ये रिसर्चर 1 है और ये इस पे रिसर्च कर रहे हैं. ठीक. और इस रिसर्च करने के लिए हमको ऑब्वियसली बात है डेटा चाहिए होगा, वो सब इन्होंने गैदर कर लिया है, सब कुछ हो गया. ठीक. नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसर्चर 2 की, अगर वो भी यही सेम रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो वो रिसर्च नहीं कहलाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक नॉलेज आ गई है उससे रिलेटेड. ठीक. लेकिन अगर रिसर्चर 2 यहाँ पे इस नॉलेज को
बेस बना के कुछ नया फाइंड आउट करते हैं तो वो रिसर्च कहलाएगी। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, जो रिसर्चर वन है उन्होंने सिर्फ यहाँ पे ये देखा कि 45 प्लस जितने लोग हैं वो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन यहाँ पे लगवाई है। ठीक, अब रिसर्चर टू क्या करेंगे, इस नॉलेज को बेस बना के ये देखने की कोशिश करेंगे कि 45 प्लस में कितने ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर था उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको बीपी एंड शुगर था उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, कितने ऐसे यहाँ पे लोग हैं जिनको हार्ट की बीमारी है या फिर वो हार्ट पेशेंट है, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्होंने वैक्सीन लगवाई। तो इन्होंने क्या किया, इस नॉलेज को बेस बना के फर्दर रिसर्च करी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ना कि हाँ एक नई नॉलेज निकल के आ रही है, दोबारा कोई चीज ढूंढी जा रही, जो हमारे पास ऑलरेडी फैक्ट्स हैं उनसे हम कुछ नया गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होती है हमारी रिसर्च। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। The definition explains that research involves acquisition of knowledge। ठीक है, तो रिसर्च के साथ ये एक टर्म हमेशा जुड़ा मिलेगा आपको, acquisition of knowledge। आपको क्या नॉलेज मिली, आपने ये रिसर्च करी तो यहाँ से आपको कुछ नॉलेज गेन हुई होगी, इस नॉलेज को आपने बेस बना के क्या किया, एक नई रिसर्च की, तो अब यहाँ से भी आपको कुछ एविडेंस मिलेंगे, यहाँ से भी आपको कुछ नॉलेज गेन होगी। ठीक है, सो रिसर्च मीन्स सर्च फॉर द ट्रुथ। So truth means the quality of being in agreement with the reality or facts। अब जो भी रिसर्च होती है वो ट्रुथ के बेसिस पे ही होती है, हम रिसर्च में कुछ भी गलत चीजें नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स एन एस्टैब्लिश्ड और वेरीफाइड फैक्ट। तो टू रिसर्च इज टू गेट नियरर टू ट्रुथ टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। तो आपको रियलिटी से जोड़ना है, आपकी रिसर्च जो है वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, उसमें कोई भी चीज वेग नहीं होनी चाहिए। ठीक, इन अदर वर्ड्स द सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और आंसर टू अ क्वेश्चन इज रिसर्च। आई होप आप इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है सर्च और नॉलेज। ठीक है, तो हमने जो भी रिसर्च करी है वो किस लिए कर रहे हैं, नॉलेज के लिए। ठीक है, हमको नॉलेज मिल पाए। सिस्टमेटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और आंसर टू अ क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हमारी रिसर्च होती है वो एक सिस्टमेटिक मेथड होता है, लेकिन जो सर्च होता है वो कैसा होता है, अनसिस्टमैटिक होता है। आपकी जो सर्च होती है नॉर्मल वो अनसिस्टमैटिक है, बट रिसर्च हम एक सिस्टमैटिक मैनर में ही करते हैं। किस लिए करते हैं, टू फाइंड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। हमें यहाँ पे ये तो पता चल गया कि 45 प्लस कितने लोग वैक्सीन यहाँ पे लगवा रहे हैं, लेकिन हमको अब ये भी देखना है कि कितने उसमें कैंसर पेशेंट हैं, कितने उसमें बीपी शुगर वाले पेशेंट है, कितने उसमें हार्ट पेशेंट है। तो ये क्या होगा, इससे ये हमारी एक प्रॉब्लम है और इसके लिए हमें चाहिए सोल्यूशन, इसलिए हम कर रहे हैं इसकी रिसर्च। ठीक है, so there is no guarantee that the researcher will always come out with a solution और answer। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि जो रिसर्चर है यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई सोल्यूशन या फिर उसके पास आंसर हो, क्योंकि उसको यहाँ पर भी बताने के लिए एविडेंस चाहिए। हो सकता है उनको प्रॉपर एविडेंस ना मिल पाए, जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है वो ऑथेंटिक ही ना हो। तो जब डेटा हमारा ऑथेंटिक नहीं होगा तो जो रिसर्च होगी वो भी हमारी ऑथेंटिक नहीं होगी, वो भी ट्रस्टवर्दी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं रिसर्च की डेफिनेशन। सो रिसर्च इज कंसिडर्ड टू बी द मोर फॉर्मल systematic intensive process of carrying on scientific method of analysis. It involves a more systematic structure of investigation, usually resulting in some sort of formal record of procedures and a report of results or conclusion। देखिए, कोई भी रिसर्च होगी तो उसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर निकलेगा। ठीक है, तो रिसर्च हमारी कैसी होती है, फॉर्मल होती है, सिस्टमैटिक होती है, साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और एक कंक्लूजन तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इस रिसर्च में हमने क्या पाया। ठीक है, ये डेफिनेशन दी थी जॉन डब्ल्यू वेस्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको एक चीज हमेशा बोली है और आज ही बोलूंगी कि 2 डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और मैं अपनी पीडीएफ में भी इसीलिए 2 डेफिनेशन प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपको अगर अपनी बुक के लैंग्वेज की डेफिनेशन नहीं क्लियर हो रही है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेशंस अगर आपके टॉपिक में दी हुई है, अगर मेंशन है तो जरूर से पढ़ना है,
क्योंकि 20 मार्क्स में आपको लिखना जरूरी होता है, ठीक है। सो रिसर्च रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनुसिएटिंग द प्रॉब्लम, formulating a hypothesis, collecting the facts or data, analyzing the same, and reaching certain conclusions either in the form of solution to the problem enunciated or in certain generalization for some theoretical formulation। देखिए यहाँ पर जो आपको रिसर्च की डेफिनेशन दी गई है, ये रिसर्च का एक्चुअल प्रोसेस होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो हमारी प्रॉब्लम है हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज पे रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। अगर जो भी स्टूडेंट्स आप में से जो भी पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, आपके माइंड में आएगा जब आप करने जाएंगे कि मुझे किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, हमें किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक। नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, एक हमारा अज्यूम्ड स्टेटमेंट होता है। अब हाइपोथेसिस के बारे में काफी डिटेल में हम MCO 3 में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बात करूंगी, ठीक है। तो हम एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है, इन स्टेटमेंट के बेसिस पे हम फिर क्या करते हैं, अपने फैक्ट्स और डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं, और इस पूरे एनालिसिस के बाद हम उसके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, ठीक है। हो सकता है ये सुनने में बहुत इजी प्रोसेस लग रहा है, लेकिन इस प्रोसेस को करने में ही 4 से 5 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो इतना इजी नहीं है। हाइपोथेसिस क्या होता है, किस तरीके से डेटा कलेक्ट होता है, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा कंक्लूजन निकल के आता है रिसर्च में, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम मतलब कि जो भी हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिया था कि हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था, हमें रिसर्च करनी थी कि कितने यहाँ पे कैंसर के पेशेंट जिनको वैक्सीन लग रही है, कितने यहाँ पे हमारे हार्ट के पेशेंट जिनको वैक्सीन लगी, इसके हमने रिसर्च करी, तो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। या फिर हो सकता है कि जर्नलाइजेशन हो जाए। जर्नलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई यहाँ पे किसी चीज का सोल्यूशन निकाला गया है, तो उसके बेसिस पे आगे कोई लॉ, कोई प्रिंसिपल फॉलो किया जा सके, कोई एक लॉ या प्रिंसिपल बनाया जा सके। जैसे न्यूटन ने अगर कोई रिसर्च करी थी, तो वो पहले कोई एक कह नहीं सकते कि जनरलाइज थी, ठीक है, एक नॉर्मल उन्होंने रिसर्च करी थी, बट धीरे धीरे क्या हुआ, वो क्या बन गई, एक थ्योरी बन गई, एक लॉ बन गया। और जब कोई भी आपकी थ्योरी और लॉ बन जाता है, इसका मतलब है वो जनरलाइज्ड हो चुकी है, उसका जनरलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं नॉलेज एंड साइंस के बारे में। देखिए, नॉलेज एंड साइंस को कई बार सिनोनिम्स की तरह ट्रीट किया जाता है। लगता है लोगों को कि नॉलेज और साइंस एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं होता है। साइंस का यहाँ पर बेसिकली मतलब क्या है, ये मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर दूं। देखो, अगर हम साइंस की बात करते हैं तो एविडेंस कहीं ना कहीं आ जाता है ना, क्योंकि कोई भी चीज बिना एविडेंस के हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। और ये एविडेंस कहाँ से आए हैं, हमारे जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, उनके बेसिस पे। और जो आपकी साइंस है वो इन्हीं के बेसिस पे तो चलती है। जो भी लॉज है, जो प्रिंसिपल्स है, जो रूल्स बनाए गए हैं, उसी के बेसिस पे आपकी साइंस चलती है, और उसी के बेसिस वो एविडेंस भी देती है, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो नॉलेज और साइंस है वो सिनोनिम्स नहीं होते हैं, दैट इज ट्रू। क्योंकि साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में हमारे नॉलेज है ना। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि नॉलेज होगी, बट हम ये नहीं कह सकते कि नॉलेज है तो साइंस होगी ही होगी, राइट। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, और इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पर कंसिडर भी किया, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। दैट ऑल साइंसेज आर नॉलेज बट ऑल नॉलेज आर नॉट साइंस। इस टाइप के स्टेटमेंट आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट और है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट but all agreements are not contract। अब ये स्टेटमेंट आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, और इवन आपके एग्जामिनेशन में भी ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार यहाँ से भी इस स्टेटमेंट को एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए।
तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इसको ऐड करने का मतलब यही था कि आप लोग को इस स्टेटमेंट के लिए थोड़ा सा अवेयर कर सकूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं तो उनको नहीं पता होता है। ठीक है, scientific knowledge is unified, organized and systematic, while ordinary knowledge is a jumble of isolated and disconnected facts. तो मैंने आपको बताया जो हमारी साइंस है वो लॉज, प्रिंसिपल्स, रूल्स के बेसिस पे चलती है। इसका मतलब ये एक ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक और यूनिफाइड सिस्टम है। लेकिन ऑर्डिनरी नॉलेज या नॉर्मल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो फैक्ट्स होते हैं वो डिसकनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, साइंस अप्लाइज स्पेशल मीन्स एंड मेथड्स टू रेंडर नॉलेज ट्रू एंड एग्जैक्ट, बट ऑर्डिनरी नॉलेज रेस्ट्स ऑन ऑब्जर्वेशन विच आर नॉट मेथोडोलॉजिकल। ठीक, अब देखिए जो आपकी साइंस मैंने आपको बताया एविडेंस पे बेस्ड होती है। अब एविडेंस आपके लॉज, प्रिंसिपल्स, रूल से निकल के हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो नॉलेज है वो ट्रू है और एग्जैक्ट है। ठीक, लेकिन जो सिंपल नॉलेज, ऑर्डिनरी नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है। और ऑब्जर्वेशन जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा ट्रू और एग्जैक्ट हो सकता है। जो आपने ऑब्जर्व किया है वो सही भी हो और वो गलत भी हो। ठीक है, but scientific knowledge and ordinary knowledge are not different in kind but only in the degree. So scientific knowledge is more specialized, exact and organized than the ordinary knowledge. I hope आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि नॉलेज और साइंस किस तरीके से अलग हैं या फिर इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ से भी पूछ सकता है आपकी फर्स्ट लाइन से, दैट नॉलेज एंड साइंस आर नॉट नेसेसरली सिनोनिम्स। ठीक, जो मैंने आपको हमेशा बताया है कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं वहां पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये और आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हो सकता है वो लॉन्ग में दे और इसके साथ आपके कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी उसमें अटैच कर दें। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि देखिए स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट है और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अपने स्टडी मटेरियल में ही मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अपने स्टडी मटेरियल पे थोड़ा फोकस करिए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक, और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं। ठीक है, इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक आपका शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो भी स्टूडेंट्स आप में से फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं या फिर जो नेट जेआरएफ के लिए एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये सुपर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च एक अलग यूनिट ही है आपकी और वहां पे आपको इंडक्टिव लॉजिक या फिर इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग ये पढ़ना ही होता है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडक्टिव लॉजिक क्या है। सो इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग वेयर बाय वी अराइव एट जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर facts. So it is a movement of knowledge from particular observation or instance to a general rule or principle. देखिए इंडक्टिव लॉजिक को याद रखने का सबसे इजी तरीका है कि ये आपकी स्पेसिफिक टू जनरल जाती है। ठीक है, इसको आप SG करके याद रख सकते हो, स्पेसिफिक टू जनरल। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि हमने कोई चीज अगर ऑब्जर्व करी, ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम फर्दर क्या करते हैं, कुछ पैटर्न्स को फॉर्म करते हैं। ठीक, हमारे कुछ अपने टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं और उनके स्टेटमेंट्स के बेसिस पर हम थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी मैं आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट समझाती हूँ तो मैं उसके साथ एग्जाम्पल जरूर क्लियर करती हूँ। ठीक है, और इसकी वजह क्या है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ पाए और उसको आप एग्जाम्पल से रिलेट कर पाए। लेकिन यही चीज अगर मैं उल्टी करूँ, अगर मैं इसको कन्वर्स करूँ कि मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दूं और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं अगर थ्योरी को जर्नलाइज करने की कोशिश करूं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंडक्टिव लॉजिक कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट इफ इट इज ऑब्जर्व्ड इन अ नंबर ऑफ केसेस दैट व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस लेस इज परचेज। तो ये चीज आपने भी ऑब्जर्व करी है कि जब भी कोई प्रोडक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज कर जाता है तो उसकी जो परचेसिंग पावर है, जो प्रोडक्ट है उसकी जो परचेजिंग है वो कम हो जाती है। तो यहाँ से हम क्या जनरलाइज कर सकते हैं, दैट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स। अब ये हमारा है लॉ ऑफ डिमांड, राइट।
आप लोग को याद ही होगा लॉ ऑफ डिमांड, आपने अपने 11th-12th में, इवन अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा। लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है, दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा, डिमांड हमारी फॉल करेगी। तो एग्जाम्पल से हम आते हैं किसकी तरफ, थ्योरी की तरफ इसमें, ठीक है। और यही हमारे कहलाता है इंडक्टिव लॉजिक, ठीक। अब ये स्पेसिफिक टू जनरल कैसे है, इसको भी समझ लीजिए आप, इससे इसको बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल अगर हम कुछ देते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का देते हैं, है ना, किसी एक थ्योरी को जैसे डिफाइन करें तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देते हैं, तो वो कैसा होता है, हमारा स्पेसिफिक होता है, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए होता है, ठीक। और जब हम उस एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ आते हैं तो मैंने आपको यही बताया कि जो हमारी थ्योरी होती हैं वो जनरलाइज्ड होती हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कि हम किसकी तरफ आएंगे, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आएंगे, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा इंडक्टिव लॉजिक क्या है। यहाँ पर फर्दर देख लेते हैं कि इंडक्टिव का क्या मतलब होता है, या फिर इंडक्टिव अप्रोच हमारी क्या कहती है। सो इन एन इंडक्टिव अप्रोच टू रिसर्च, अ रिसर्चर बिगिंस बाय कलेक्टिंग डेटा दैट इज रेलेवेंट टू हिज और हर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं जहां पर हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि डेटा कलेक्ट होगा। अब डेटा कलेक्ट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे डेटा कलेक्शन के, ठीक। नेक्स्ट, वंस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेटा हैज बीन कलेक्टेड, द रिसर्चर विल टेक अ टाइम आउट from the data collection, stepping back to get a bird's eye view of their data। तो यहाँ पे जितना भी डेटा कलेक्ट किया वो जरूरी नहीं कि सारा डेटा हमारे लिए रेलेवेंट हो, तो यहाँ पर जो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक। सो एट दिस स्टेज द रिसर्चर लुक्स फॉर द पैटर्न इन द डेटा, वर्किंग टू डेवलप अ थ्योरी दैट कुड एक्सप्लेन दोज पैटर्न। तो हम यहाँ पे जो सिमिलर डेटा होता है या फिर जो डेटा एक पैटर्न फॉलो कर रहा है उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसके बेसिस पे कोई थ्योरी को प्रपाउंड करने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके थ्रू हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटा लिखा, आई होप आप लोग को ये विजिबल भी होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बोल रहा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को गैदर करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक लेवल ऑफ फोकस होता है। फिर उसके बाद हम उसके पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं जहां पर हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, और लास्ट में यहाँ पर थ्योरी को डेवलप किया जाता है, जनरल लेवल ऑफ फोकस होता है, ठीक है। तो किससे जाते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम डिडक्टिव लॉजिक, ठीक। तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक दोनों ही आपके एग्जाम में पूछता है और साथ में ही आता है, ठीक है। अब ये आपका जस्ट ऑपोजिट होता है इंडक्टिव लॉजिक के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इंडक्टिव लॉजिक की, तो अभी मैंने आपको ये बताया ये होता है हमारा स्पेसिफिक टू जनरल, राइट। लेकिन वहीं अगर हम बात करें डिडक्टिव लॉजिक की, तो ये होता है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, GS, ये था हमारा SG। तो आप इन दोनों में से किसी का भी एक शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, उसका जस्ट ऑपोजिट दूसरा होगा। मैंने डिडक्टिव का बेसिकली याद रखा है GS से, ठीक है, जनरल स्टडीज से, तो ऑब्वियसली इंडक्टिव का उससे ऑपोजिट हो जाएगा। या फिर आप अगर याद रखना है तो इसको सस्टेनेबल गोल से याद रख लो, इसको ऑपोजिट कर लो, ठीक है, किसी एक को भी याद रख लीजिए निमोनिक के थ्रू, तो बाकी दूसरा आपको याद रहेगा, ठीक। मैं यहाँ पर आप लोगों को जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझाती हूँ तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जनरल टू स्पेसिफिक जाती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं डिडक्टिव अप्रोच के थ्रू आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, ठीक। जनरल क्या मतलब हुआ कि कोई थ्योरी होगी, कोई लॉ होगा, कोई रूल होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, ठीक है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक तक जाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मैं आपको डिडक्टिव अप्रोच के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। डिडक्टिव अप्रोच हमारी क्या होती है, डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, कॉन्सेप्ट से एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। आई होप इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ नहीं होगा।
So deduction on the other hand is a way of making a particular inference from a generalization. So deduction is a movement of knowledge from general rule to a particular case. ठीक? For example, all men are mortal is a general rule. Ranjit is a man. Therefore, from the general rule, it can be deducted that Ranjit is also मॉर्टल. देखिए यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है वो सिंपली ये कह रहा है कि जितने भी हमारे मेन हैं दे आर सब्जेक्ट टू डेथ. मतलब मॉर्टल का मतलब क्या होता है, दैट दे आर सब्जेक्ट टू डेथ. ये एक जनरल रूल है. ठीक. अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है दैट रंजीत इज अ मैन. तो यहाँ से हम क्या इन्फर कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि रंजीत भी क्या है, मॉर्टल है. रंजीत भी सब्जेक्ट टू डेथ है, उसकी भी फ्यूचर में डेथ हो सकती है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमारे पास रूल था और उस रूल के बेसिस पर हम क्या करें, एक स्पेसिफिक पर्सन की यहाँ पर बात करें. ठीक है. तो जनरल टू स्पेसिफिक. ठीक. सिमिलरली ऑल एमकॉम डिग्री होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर पीएचडी इन कॉमर्स इज अ जनरल स्टेटमेंट. ठीक है. जो जितने भी हमारे एमकॉम डिग्री होल्डर्स हैं यहाँ पर वो पीएचडी परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको पीएचडी परस्यू करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए. तो ये क्या है, एक हमारा जनरल स्टेटमेंट है या फिर कह सकते हैं कि एक जनरल रूल है. ठीक. पंडित इज अ एमकॉम डिग्री होल्डर. अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक पर्सन की बात करी. ठीक है. सो देयरफॉर इट कैन बी डिडक्टेड या डिड्यूस दैट पंडित इज एलिजिबल फॉर पीएचडी इन कॉमर्स. तो हम यहाँ से इजिली इन्फर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे पीएचडी कर सकता है. ठीक है. तो जनरल टू स्पेसिफिक यहाँ पर हम जाते हैं. सबसे पहले थ्योरी होती है, उसके बाद हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, उसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशन होती है और फाइनली कंफर्मेशन हो जाती है. ठीक. क्लियर. The deductive approach is when a hypothesis is developed from an already existing theory. देखिए अभी हमने पीछे क्या एग्जाम्पल देखा कि जितने भी हमारे एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं वो पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं. ये एक जनरल स्टेटमेंट था. तो ये क्या थी, हमारी कोई एक एग्जिस्टिंग थ्योरी थी, एक तरीके से कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग रूल था. ठीक है. इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं. हाइपोथेसिस क्या था, जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने एमकॉम किया हुआ है. ठीक. सो दे स्टार्ट विद अ सोशल थ्योरी दैट दे फाइंड कंपेलिंग एंड देन टेस्ट इट्स इम्प्लीकेशन विद द डेटा. तो हमने यहाँ पे देखा कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी एमकॉम के कोर्सेज में एनरोल्ड हैं स्टूडेंट्स वो फर्दर पीएचडी कर सकते हैं, और इस डेटा को फर्दर वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक कैंडिडेट के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. देखते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं. अगर उस पर्सन ने पीजी किया होगा तो इम्प्लीमेंट हो पाएगा, अगर नहीं किया है तो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएगा. ठीक है. सो दे मूव फ्रॉम अ मोर जनरल लेवल टू मोर स्पेसिफिक वन. अ डिडक्टिव अप्रोच टू रिसर्च इज द वन दैट पीपल टिपिकली एसोसिएट विद साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. The researcher studies what others have done, reads existing theories and then test hypotheses that emerge from those theory. तो यहाँ पर जो हम hypothesis है उसको बाद में टेस्ट करते हैं और उसको फिर थ्योरी से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. लेकिन इंडक्टिव अप्रोच में आपकी क्या था, हम सबसे पहले वहां पर थ्योरी को जनरेट नहीं करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं. उसके बेसिस पे हम उसका ऑब्जर्वेशन बेसिस हम उसका पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं, टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं और उसके बाद उसको फर्दर अगर जनरलाइज कर सकते हैं, कोई थ्योरी प्रपोज कर सकते हैं तो उससे बनाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बोल रहा है दैट फर्स्ट इज थ्योराइज और हाइपोथाइज. ठीक है. यहाँ पे होता है जनरल लेवल ऑफ फोकस. उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा को अपने एनालाइज करते हैं और लास्ट में हाइपोथेसिस सपोर्टेड और नॉट. यहाँ पर हम अपने एग्जाम्पल को इजिली रिलेट कर सकते हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, दैट एमकॉम डिग्री होल्डर्स कैन अप्लाई फॉर पीएचडी. ठीक है. ये हमारा क्या था, एक स्टेटमेंट था, एक जनरल रूल है या फिर कह सकते हैं यहाँ पे थ्योरी है. ठीक. फिर उसके बाद हमारे पास जितना भी डेटा आया हमने उस डेटा को एनालाइज करा. ठीक. अब ये डेटा हमारा क्या हो सकता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा हमारे पास आया. ठीक है. और उनमें से एक डेटा जो हमने देखा वो ये था कि जो पर्सन है हमारा XYZ इस एमकॉम
डिग्री होल्डर, ठीक है। अब इसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि ये पर्सन फर्दर पीएचडी कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है दैट हाइपोथेसिस सपोर्टेड और नॉट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि डिडक्टिव आपको क्या बोलता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाने के लिए, ठीक है, थ्योरी से एग्जाम्पल की तरफ। ओके, लास्ट डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक। सबसे पहले बात करें हम अगर इसकी डेफिनेशन की, सो अ लॉजिकल प्रोसेस वेयर द मल्टीपल प्रेमाइसेस दैट आर अज्यूम्ड टू बी ट्रू आर कंबाइंड टू ऑब्टेन अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। किसकी बात कर रहा है, इंडक्टिव रीजनिंग या फिर इंडक्टिव लॉजिक की। तो यहाँ पे बोल रहा है मल्टीपल प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस का मतलब होता है जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, जो भी हमारे पास डेटा था हमने उस डेटा को कलेक्ट किया, उसका एक पैटर्न फॉर्म किया, अपने हाइपोथेसिस जनरेट किया उससे, मतलब कि उसके टेंटेटिव स्टेटमेंट्स उसको बनाया और उसके बाद हमने थ्योरी को प्रोपाउंड किया, ठीक। वही बात करें अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की, सो लॉजिकल प्रोसेस वेयर अ कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन द concordance of multiple premises that are generally assumed to be true। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग या फिर डिडक्टिव लॉजिक में सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी थ्योरी एग्जिस्ट करती है, उस थ्योरी के बेसिस पर हम आगे क्या करते हैं, स्पेसिफिक तक जाते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, स्टेटमेंट्स को आगे क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम प्रेमाइस एंड कंक्लूजन की, तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या बोल रहा है, दैट इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक प्रेमाइस टू अ जनरल कंक्लूजन, ठीक है, एस जी, ठीक। और डिडक्टिव रीजनिंग में मूव्स फ्रॉम जनरल प्रेमाइस टू अ स्पेसिफिक कंक्लूजन, जी एस, ठीक है। इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैलिडिटी ऑफ कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में बी इनकरेक्ट even if the argument is strong and the premises are true। देखिए मैंने आपको बताया था इंडक्टिव रीजनिंग में, इंडक्टिव लॉजिक में, कि जो हमारा इंडक्टिव लॉजिक होता है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ना। सबसे पहले हमने बात की थी ऑब्जर्वेशन की। अब ये ऑब्जर्वेशन सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, इसी के बेसिस पर हमारे जो कंक्लूजन की वैलिडिटी है वो डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हमारा प्रेमाइस है, दैट इज हमारे जो स्टेटमेंट है, हो सकता है वो सही स्टेटमेंट है और जो उसके अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो, बट ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा कंक्लूजन है वो वैलिड हो। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में अगर हम बात करें तो कंक्लूजन कैन बी प्रूवन वैलिड इफ द प्रेमाइस आर ट्रू। अगर हमारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो हमारा जो कंक्लूजन है हम उसको वैलिड प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात करता है, थ्योरी की बात करते हैं। हम थ्योरी के बेसिस पर आगे चलते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आगे चलते हैं, तो इसकी जो वैलिडिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग से या डिडक्टिव लॉजिक से इसे कंपेयर करें तो, ठीक है। अप्रोच की अगर हम बात करें तो इंडक्टिव आपका बॉटम अप अप्रोच है, वहीं आपका जो डिडक्टिव है वो टॉप डाउन अप्रोच होता है, ठीक। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बॉटम अप्रोच है और ये कैसे टॉप डाउन अप्रोच है। अगर डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो थ्योरी से हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टॉप डाउन अप्रोच, ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ पर हमारी इंडक्टिव रीजनिंग की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम थ्योरी को प्रोपाउंड करते हैं, थ्योरी पे आते हैं। तो ये कैसी हो गई हमारी बॉटम अप अप्रोच हो गई, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा बेस। तो इट इज बेस्ड ऑन पैटर्न्स एंड कनेक्शन, वेयर एज डिडक्टिव रीजनिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ट्रुथ्स और रूल्स, ठीक है। थ्योरी, बस इसको थ्योरी से याद रखना, थ्योरी की बात हो रही है तो इसका मतलब है फैक्ट्स, ट्रुथ और रूल्स के बेसिस बात हो रही है। यहाँ पे किस पे बात होती है, ऑब्जर्वेशन बेसिस पे। तो ये किस पे होता है, आपका पैटर्न और कनेक्शन पे। ऑब्जर्वेशन आपका जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आगे आपकी जो थ्योरी है उसको आप जनरलाइज कर पाएंगे। यहाँ पे क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग में ऑलरेडी आपके पास थ्योरी एग्जिस्ट कर रही, तो इसका मतलब ये है कि वो वैलिड है, वो ऑथेंटिक है, ठीक है, उसका आपके पास एविडेंस है, तो आप यहाँ पर इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक। आई होप आज हमने जितना भी डिस्कस किया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ज्यादा हो पाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ
उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।